हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज़ पार्ट 2। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, अब उसका डेफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया लाइफ प्रोसेस है क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे? सो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं मालूम है तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना। लाइफ प्रोसेस इज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ performed by whom? Performed by us to survive on earth, and that basic activities is known as life process. लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है बेसिक एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉडी में होता है, और उन्हीं बेसिक एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोग अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उन्हीं एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस। हम लोग ने पहले के क्लासेस में जो भी 8th-9th में पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस इन 8th and 9th। सो ऑल लाइफ प्रोसेस जो भी हम लोग ने पढ़ा है, ऑल दोज लाइफ प्रोसेस, डैट इज़ क्या क्या पढ़ा है फ्रेंड्स? न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, एक्सक्रीशंस, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स। सो फ्रेंड्स दिस वॉज द लाइफ प्रोसेस जिसको हम लोग ने पहले वाले क्लास में पढ़ा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले? एक और लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और वो क्या है फ्रेंड्स? रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स all those life process, that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response, that is control and coordination, ये सब जो भी लाइफ प्रोसेस था वो हम लोग ने पहले वाले क्लास में पढ़ लिया है, मतलब 8th-9th में पढ़ लिया है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आर एसेंशियल, दिस लाइफ प्रोसेस आर वेरी एसेंशियल। विच वन फ्रेंड्स? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये जो वगैरह वगैरह है आर वेरी एसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Nutrition, respiration, etc. are very essential to each living organisms because they can remain alive. Because of this life process, the organism can remain alive. So this life process are very essential to each living organism to remain alive. So friends, beside this life process, इन life process के अलावा भी एक और life process है। One more life process occurs in living organism. एक और लाइफ प्रोसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और वो क्या है फ्रेंड्स? वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, और वो और कोई नहीं फ्रेंड्स, इट इज़ रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। हाउएवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। रिप्रोडक्शन किसी भी टाइप में, किसी भी वे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा नहीं रखता है फ्रेंड्स। आपको हमेशा ख्याल में रखना है, रिप्रोडक्शन डजंट हेल्प अ ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव, टू स्टे अलाइव, बट रिप्रोडक्शन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स स्पीसीज ऑन द अर्थ। कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को? जो ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज है ना अर्थ पे, उसको मेंटेन रखता है कौन? रिप्रोडक्शन। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा हो तो उसका जो स्पीसीज है अर्थ पे बना रहेगा, अर्थ पे मेंटेन रहेगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका स्पीसीज अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर सपोज दैट मुर्गी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, अगर मुर्गी अंडा नहीं देगी तो एक नई मुर्गी नहीं आएगी अर्थ पे। तो फ्रेंड्स जो मुर्गी पहले से प्रेजेंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, मरती जाएगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि अर्थ पे मुर्गी रहेगी नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? इनका स्पीसीज बचा के रखता है, इनका स्पीसीज मेंटेन करके रखता है। कौन? रिप्रोडक्शन। कहाँ पे? अर्थ पे। सो रिप्रोडक्शन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, सॉरी नॉट टू स्टे अलाइव बट टू स्टे कंटिन्यूअस ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स reproduction helps to maintain the continuity of the species of any organism. So friends अगर आपसे किसी ने पूछा प्रॉपर्टी बताओ रिप्रोडक्शन का, तो क्या है प्रॉपर्टी? रिप्रोडक्शन हेल्प्स एनी ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे मदद करता है? जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज होता है उसका कंटिन्यूटी बना के रखता है अर्थ पे। कौन?
रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूटी। एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आएगा, दूसरा जनरेशन के बाद तीसरा जनरेशन आएगा, ऐसा उसका ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज अर्थ पे मेंटेन रहता है। किसके वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। सो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया। क्या है फर्स्ट पैराग्राफ? वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस and all those life process, that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response, etc., are very essential to each living organisms to remain alive. Beside this life processes, one more life process occurs in living organism, and that is reproduction. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps the organism to maintain the continuity of the species of the organism. So friends, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यहाँ तक नो डाउट फ्रेंड्स? तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? सो फ्रेंड्स, reproduction is nothing but a process in which formation of new organism is take place. What take place? Formation of new organism. एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। अब कैसे क्रिएट होता है वो देखने वाले इस चैप्टर में। सो क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, क्रिएशन बोलो या फॉर्मेशन, दोनों एक ही है। सो फ्रेंड्स, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। अगर मुर्गी ने अंडा दिया तो उसमें से मुर्गी ही निकलेगी फ्रेंड्स, हाथी नहीं निकलेगा अंडे से। तो फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो अर्थ पे पहले से ही प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है या फॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब एक मुर्गी पहले से अर्थ पे प्रेजेंट है, उस मुर्गी ने अंडा दिया और अंडे से एक नया मुर्गी निकला। तो फ्रेंड्स, जो मुर्गी पहले से एग्जिस्ट करती थी अर्थ पे, उसने एक अंडा दिया तो अंडा से एक नया मुर्गी निकला। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें एक नया ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है जो बनने वाला है, और एक पहले से अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। सो फ्रेंड्स, जब अर्थ पे जो पहले से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच an earlier existing organism reproduce to form a new organism. So it's a very simple definition. Reproduction is a process in which an earlier existing organism, पहले से जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और आपके बुक में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? सेम है बट बुकिश लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज by earlier existing organism is called as reproduction. So friends, reproduction is one of the various important characters of living organism. Reproduction is one of the various important characters of living organism. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. जो अर्थ पे स्पीसीज प्रेजेंट है उनके इवोल्यूशन का कारण बनती है कौन? रिप्रोडक्शन। समवेयर रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर इवोल्यूशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ ईच स्पीसीज विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो अगर आपसे किसी ने पूछा इवोल्यूशन क्यों होता है, तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हो रिप्रोडक्शन के कारण। रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इवोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर evolution. So friends, let's move forward. In living organism, reproduction occurs mainly by two methods. देखो, अब रिप्रोडक्शन क्या था? प्रोसेस, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है एक पुराने ऑर्गेनिज्म से। ये जो प्रोसेस होता है ना फ्रेंड्स, अब ये दो तरीक़ों से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीक़ों से। तो जो पहला मेथड है रिप्रोड्यूस करने का या रिप्रोडक्शन का, उसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरा मेथड है उसको बोलेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपको बोलना है फ्रेंड्स देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
फर्स्ट इज असेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल। तो हम लोग धीरे धीरे असेक्सुअल पढ़ेंगे और बाद में सेक्सुअल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिंक कलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले ही बता देता हूँ फ्रेंड्स, असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फ़र्क है। देखो हम लोग ने पहले ही डेफिनेशन पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन का क्या है डेफिनेशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जो ऊपर का लाइन हम लोग ने पढ़ा उसमें बस एक लाइन और ऐड करना है, और वो कौन सा लाइन है फ्रेंड्स? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। सो फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक बाकी सेम है, बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किसी ने बोला डेफिनेशन बोलने को, तो आप क्या बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सो चलिए पढ़ते हैं। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका सबसे पहले लाइन में क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन दिया हुआ है, जो हम लोग ने अभी भी पढ़ा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, process of formation of new organism by an organism which is that organism is already present on the earth. New organism is going to come and by an organism, and that by an organism is already present on the earth. जो नया ऑर्गेनिज्म है वो आने वाला है, और जिस ऑर्गेनिज्म से आने वाला है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है अर्थ पे। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज without the involvement of gametes is called as asexual reproduction. So friends, formation of new organism by an organism of same species without the involvement of gametes is called as asexual reproduction. अभी आप पूछोगे गैमेट्स होता क्या है? सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको पता ही होगा गैमेट्स होता क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी देखो गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। सो फ्रेंड्स, अगर किसी भी रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में क्या होता है फ्रेंड्स? उसमें मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसे हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। कैसा होता है? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब सिंगल और पेरेंटल मतलब पेरेंट। इसमें बस एक ही पेरेंट चाहिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए? ओनली वन पेरेंट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए। अगर दो पेरेंट आएंगे तभी उसे एक नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा। दो पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट से उससे नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस आर द माइनर डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ख्याल में रखना है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। एज दिस रिप्रोडक्शन, जैसे ये जो रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, जैसा मैंने बोला दो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं दो यूनियन दो यूनियन गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कौन से गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सो फ्रेंड्स, वही बताया, एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ गैमेट्स द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, अभी जो नया ऑर्गेनिज्म बना पुराने ऑर्गेनिज्म से, जो पुराना ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी अर्थ पे प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिज्म से एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म बना, तो उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होंगी, एग्जैक्ट सिमिलैरिटी होंगी। कुछ क्या? एग्जैक्ट सिमिलैरिटी। जो ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म बना और जिससे बना वो दोनों एकदम बिल्कुल सेम होंगे। सो द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी, एकदम बिल्कुल सिमिलर होंगे एक दूसरे से विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज़ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ये यूनिपेरेंटल है। यूनि मतलब सिंगल, पेरेंटल मतलब पेरेंट। इसमें बस एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है और वही पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है और उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। सो फ्रेंड्स, एंड इट अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है माइटोटिक सेल डिवीजन के कारण होता है।
अगर आपको माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं मालूम है तो कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप देख सकते हो माइटोटिक सेल डिवीजन और समझ सकते हो अच्छे से। तो फ्रेंड्स, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक वेयर एज फास्ट प्रोसेस इज एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मेथड। अभी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है और जो ऑर्गेनिज्म नया बन रहा है, उन दोनों में कुछ भी वेरिएशंस नहीं होंगे, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होंगे, एग्जैक्ट रहेंगे, एग्जैक्ट सिमिलर रहेंगे एक दूसरे के। एक नया ऑर्गेनिज्म और जिस ऑर्गेनिज्म से वो दोनों बन रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है और जो नया ऑर्गेनिज्म बना, उन दोनों में बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक दूसरे से सिमिलैरिटी होंगे, ठीक है। सो एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब उन दोनों में कुछ किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं होगा, डिफरेंसेस नहीं होगा, ये बताता है एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, वेरिएशंस तो होगा ही नहीं दोनों में, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में और न्यू ऑर्गेनिज्म में दोनों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, इज़ अ ड्रॉबैक वेयर एज फास्ट प्रोसेस इज एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मैथड। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ा, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही फास्ट। ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसका ड्रॉबैक है, क्यों, दोनों एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। कौन कौन, एक न्यू ऑर्गेनिज्म और एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दोनों एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर होते हैं, इसलिए उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशंस, डिफरेंसेस नहीं होता है, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, ये था बस इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है वो हम लोग ने देख लिया। अब ये कैसे होता है, कितने टाइप्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो अभी हम लोग को देखना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक करो इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुल 3 टाइप्स होते हैं। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन और जो तीसरा होता है वो बर्डिंग होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे किसी ने पूछा टाइप्स बताओ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो आपको पहला बताना है बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन और तीसरा बर्डिंग। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग। तो चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बाइनरी फिजन। सो एक्टिविटी दिया हुआ है, ट्राई दिस। एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ कॉनिकल फ्लैक्स एंड कलेक्ट वाटर इन इट फ्रॉम अ पॉन्ड हैविंग स्टैग्नेंट वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स। एक कॉनिकल फ्लैक्स लो और उसमें पानी भरो, और कौन सा पानी होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर, और उसमें क्या होना चाहिए, एक्वेटिक प्लांट्स होना चाहिए। ऐड सम व्हीट ग्रेन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स टू इट, और उसमें क्या ऐड करो, उस वाटर में व्हीट ऐड करो और उस प्लांट्स कुछ ऐड कर दो। कीप इट फॉर 3 to 4 days, उसको 3-4 दिन को छोड़ दो। अभी क्या होगा, सो डैट व्हीट ग्रेन्स एंड प्लांट विल डीकम्पोज। What will happen? The wheat and plants will decompose in the water early in the morning on the 4th day। और चौथे दिन में पहले सुबह सुबह क्या करना, टेक अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेना एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट वाटर। जो वाटर आपने जिसमें वीट डाला और जो भी प्लांट डाला उसका एक सैंपल ले लो, एक ड्रॉप ले लो वाटर का, और उसको कहाँ पे रख दो, ग्लास स्लाइड पे रख दो ओवर इट एंड केयरफुली पुट अ कवर स्लिप, और उसके ऊपर अच्छे से कवर स्लिप डाल दो ऑन दैट ड्रॉप एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो एक्टिविटी है वो आप घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के घर पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता नहीं है फ्रेंड्स। आप साइंस लैब में कर सकते हो अपने स्कूल के। तो आप अपने टीचर को बोलना, फ्रेंड्स ये जो एक्टिविटी है वो करके दे। टेक ए कॉनिकल फ्लैक्स एंड कलेक्ट वाटर इन इट फ्रॉम अ पॉन्ड हैविंग स्टैग्नेंट वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स, ऐड सम व्हीट ग्रेन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स टू इट, keep it for 3 to 4 days so that wheat grains and plant will decompose early in the morning on the 4th day. Take a glass slide and put a drop of that water over it. Carefully put a cover slip on that drop and observe under compound microscope। तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर में क्या दिखने को मिलेगा वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, हम लोग को मालूम है एक यूकैरियोट्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म
यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्ट मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो कौन से हैं? अमीबा, पैरामोशिया, यूग्लेना, दे आर प्रोटिस्ट। एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। आपको क्या दिखेगा? जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अमीबा होते हैं, जो पैरामेशिया होते हैं, एल्गीना होते हैं, और जो सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वो क्या करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कैसे? बाय बाइनरी फिजन। वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बाय बाइनरी फिजन। तो आपको क्या दिखने वाला है फ्रेंड्स? उस ड्रॉप ऑफ वाटर में आपको दिखेगा बैक्टीरिया दिख सकता है, अमीबा दिख सकता है, पैरामोशिया दिख सकता है, यूग्लेना दिख सकता है, और सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। और क्या करेंगे? वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे बाय बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी फिजन क्या है वो देखने वाले फ्रेंड्स। इन दिस प्रोसेस, इन बाइनरी फिजन, द पेरेंट सेल, ओनली वन सेल parent cell divides to form two similar daughter cells. No genetic variation is there. No genetic variations is there. Only similarity is there between parent cell and daughter cells. So in binary fission, the parent cell is divided to form two similar daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis or amitosis. देखो, बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होते हैं, आप चाहे उसको अमीबा ले लो, पैरामोशिया ले लो, यूग्लेना ले लो, सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें एक सेल होते हैं। अब वो एक सेल क्या करेंगे? वो आपस में डिवाइड होंगे, एक या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होंगे, और दो से ज़्यादा हिस्से क्या होंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे, न्यू डॉटर सेल्स होंगे। सो बाइनरी फिजन अकर्स बाय आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस। जो बाइनरी फिजन होता है वो माइटोसिस तरीके से भी हो सकता है और अमाइटोसिस। माइटोसिस और अमाइटोसिस दोनों सेम है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। अगर वो आपको डिफरेंस जानना हो फ्रेंड्स तो कमेंट करो, अमाइटोसिस वीडियो बनेगा, मैं बनाऊंगा फ्रेंड्स अमाइटोसिस सेल डिवीजन पे। सो 5 मिनट का वीडियो होगा। अगर उसको अभी हम लोग इस वीडियो में लेंगे तो टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बाइनरी फिजन क्या होगा? Binary fission is a process in which the parent cell divides to form two similar daughter cells. ठीक है? और इसमें कौन कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामोशिया, यूग्लेना, और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट will divide. These are the parent cell and will divide to form two similar daughter cells from them. ठीक है? Binary fission occurs either by mitosis or amitosis. So friends, एक्सिस ऑफ फिजन, अब वो कैसे डिवाइड होंगे? जो अमीबा है, जो पैरामोशिया है, जो यूग्लेना है, वो कैसे डिवाइड होंगे? एक सेल से दो सेल्स कैसे बनेंगे वो देखना है फ्रेंड्स। एक्सिस ऑफ फिजन देखना है, वो किस डायरेक्शन से डिवाइड होंगे, हॉरिजॉन्टली होंगे या वर्टिकली होंगे या कैसे भी होंगे डिवाइड। तो फ्रेंड्स, आप डायग्राम देख सकते हो अमीबा का। डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। जैसे अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। देखो, हम लोग मालूम है अमीबा का कुछ शेप नहीं होता, कैसा भी उसका शेप होता है, तो उसका डिवीजन भी कैसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से वो अमीबा कट सकता है और 2 सेल्स में डिवाइड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वो ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। तो एक्सिस ऑफ फिजन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। एग्जाम्पल, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी तरीके से वो डिवाइड हो सकता है, किसी भी तरीके से वो 2 हिस्सों में कर सकता है। ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, क्योंकि अमीबा के पास स्पेसिफिक शेप नहीं होता है फ्रेंड्स। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, हैंस इट इज़ कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। अब जो बाइनरी फिजन होते हैं उनके भी 3 टाइप होते हैं। कितने 3 टाइप होते हैं? सिंपल बाइनरी, ट्रांसवर्स बाइनरी एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी। सो कौन से 3 टाइप्स हुए? सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो अभी हमको मालूम चला जो सिंपल बाइनरी फिजन वो कौन करता है? अमीबा करता है। और वो कैसे भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन से वो डिवाइड हो सकता है अमीबा, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अमीबा डजंट हैव अ स्पेसिफिक शेप, सो इट कैन डिवाइड इन एनी प्लेन। सो एंड दिस बाइनरी फिजन इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को 2 सेल्स में। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल बाइनरी। पैरामोशिया डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब जो पैरामोशिया आप देख सकते हो, अब वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करते हैं, मतलब वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं अपने बॉडी को, अपने सेल्स को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं।
मतलब देख सकते हो आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं वो। आप डायग्राम में देख सकते हो एक पैरामोशिया है, फिर वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बीच से डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स जब पैरामोशिया अपने आप को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो उस बाइनरी फिजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी मतलब किसी भी डायरेक्शन से, लेकिन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मतलब हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे अपने सेल्स को। कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टली। तो आपको याद रखना है सिंपल बाइनरी फिजन कैसे होने वाला है, किसी भी डायरेक्शन से होगा। पैरामोशिया अपने आप को कैसे डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टली, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो फ्रेंड्स अभी आते हैं हम लोग तीसरे पे, वेयर एज यूग्लिना। अमीबा देख लिया, पैरामोशिया देख लिया, अब आएंगे हम लोग यूग्लिना। वेयर एज यूग्लिना बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब जो लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, ऊपर से नीचे डिवाइड होंगे। आप यूग्लिना देख सकते हो। अब वो कैसे डिवाइड हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर डिवाइड हो रहा है, ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है। जहाँ हम लोग ने पैरामोशिया देखा था वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा था। मतलब देखो आप अपना बॉडी समझ लो, पैरामोशिया तो आपके पेट से डिवाइड होगा। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होगा वो आपके पेट से हॉरिजॉन्टली होगा, आपके पेट से कटेगा, फिर 2 सेल्स बनेंगे। अब जो लेकिन यूग्लिना होगा, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा, वो आपका सर से लेकर पैर तक होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन मतलब वर्टिकली बाइनरी फ्यूजन, वर्टिकली होगा। और जो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। और जो सिंपल बाइनरी फ्यूजन होगा वो किसी भी डायरेक्शन से होगा। आपका सर से पैर तक होगा, या पैर से सर तक होगा, या पेट से होगा, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। और जो बाइनरी फ्यूजन होता है, जो सिंपल बाइनरी, वो कहाँ किस में होता है, अमीबा में होता है। जो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है वो पैरामोशिया में होता है। और लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन वो यूग्लिना में होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग ने बाइनरी फ्यूजन देखा, जो एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और बाइनरी फ्यूजन 3 टाइप के होते हैं, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। किस पे बेस्ड होते हैं ये 3 टाइप, कैसे वो सेल का डिवीजन होने वाला है, किस डायरेक्शन से डिवीजन होने वाला है। अगर वो किसी भी डायरेक्शन से डिवीजन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल बाइनरी फ्यूजन। अगर वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अगर कोई सेल बाइनरी फ्यूजन करता है, अगर वो वर्टिकली बाइनरी फ्यूजन करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। अगर वो अपने आप को वर्टिकली डिवाइड करेगा 2 हिस्सों में तो उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। और ये कौन करेगा, यूग्लिना करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने देखा बाइनरी फ्यूजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें हम लोगों ने देखा बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन होता क्या है, बाइनरी फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल इज देयर एंड विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल होता है और उसमें से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, जब वो पेरेंट सेल अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है तो उससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक पेरेंट सेल हो गया, उसको आप बीच से काट दो या किसी भी एंगल से काट दो तो 2 हिस्से बनेंगे। और वो 2 हिस्से कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो डॉटर सेल्स है। तो फ्रेंड्स बाइनरी फ्यूजन इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। तो अगर आपसे किसी ने पूछा बाइनरी फ्यूजन एग्जैक्टली है क्या, तो आपको बोलना है बाइनरी फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। और ये कैसे भी हो सकता है, माइटोसिस तरीके से भी हो सकता है और अमाइटोसिस तरीके से भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग ने कंप्लीट किया बाइनरी फ्यूजन। अभी आते हैं मल्टीपल फ्यूजन। अब ये जो मल्टीपल फ्यूजन करता है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन करता है, ये जो करता है वो अमीबा करता है। कौन करता है, अमीबा करता है मल्टीपल फ्यूजन। और ये जो बाइनरी फ्यूजन है इसको कौन करता है, अमीबा भी करता है, पैरामोशिया भी करता है, यूग्लिना भी करता है। वो डिपेंड करता है वो कैसे अपने आप को डिवाइड करेंगे। अगर वो किसी भी डायरेक्शन से डिवाइड करेंगे तो उसे हम लोग सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहेंगे और वो अमीबा करेगा। अगर वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो वो कौन करेगा, पैरामोशिया करेगा और उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अगर वो वर्टिकली अपने आप को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में तो वो कौन करेगा, यूग्लिना करेगा और उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। तो इस तरह हम लोग ने बाइनरी फ्यूजन देखा। अब जो मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, अब ये जो मल्टीपल फ्यूजन कौन करता है, अमीबा करता है। अब मल्टीपल फ्यूजन मतलब ये इस बाइनरी फ्यूजन में क्या बना, 2 डॉटर सेल्स बने। लेकिन जो मल्टीपल फ्यूजन होता है उसमें हज़ारों नहीं लेकिन बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। एक जो डिवीजन होता है ये जो मल्टीपल फ्यूजन, उसमें एक ही रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसमें बहुत हज़ारों नहीं लेकिन बहुत सारे ये बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। जहाँ हम लोग ने बाइनरी फ्यूजन देखा था उसमें बस 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। बाइनरी मतलब 2 एंड फ्यूजन मतलब डिवीजन, 2 डॉटर सेल्स का बनेंगे। लेकिन जो मल्टीपल फ्यूजन होते हैं उसमें बहुत सारे ये बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में, दोनों को करेगा अमीबा।
लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन में इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स बनने वाले हैं, और बाइनरी फ्यूजन में बस 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। ओनली 2 डॉटर सेल्स विल प्रोड्यूस इन बाइनरी फ्यूजन। यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स निकलेंगे एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और इसे कौन करता है, अमीबा। अब इसे कब करता है वो देखने वाले, इससे किस वजह से करता है वो देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन इज परफॉर्म बाय whom, बाय अमीबा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट, और बहुत सारे प्रोटिस्ट इसको करते हैं मल्टीपल फ्यूजन को। अमीबा स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ सूडोफोडिया। अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे इमेज, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सूडोफोडिया। और सूडोफोडिया क्यों होता है अमीबा में, फॉर द ये मूवमेंट होता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ अमीबा। अमीबा के मूवमेंट के लिए सूडोफोडिया होता है। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सूडोफोडिया, तो इस रीजन को आप बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोफोडिया। तो इसका फॉर्मेशन अमीबा रोक देता है, एंड देयर बाय मूवमेंट्स भी उसके रुक जाते हैं। देखो सूडोफोडिया के कारण ही अमीबा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, मतलब मूवमेंट कर सकता है अमीबा, किसके कारण, सूडोफोडिया के कारण। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सूडोफोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट्स भी स्टॉप हो जाते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ लैक ऑफ फूड, अगर आपको फूड की कमी होगी अपने बॉडी में, तो आपका हर एक फंक्शन रुक जाएगा। तो अमीबा के बॉडी में जब फूड की कमी होती है तो क्या करेगा अमीबा, वो अपना जो भी सूडोफोडिया का मूवमेंट है वो रोक देगा, फॉर्मेशन रोक देगा सूडोफोडिया, और सूडोफोडिया का नहीं फॉर्मेशन होगा तो अमीबा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमीबा मूवमेंट किस वजह से करता है, सूडोफोडिया की वजह से करता है। तो फ्रेंड्स, अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोफोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट्स। क्यों करता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स कंडीशन। अगर आपके एनवायरनमेंट में वो कंडीशन नहीं हो, फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, और आपका फूड का कमी हो, आप में फूड का कमी हो, तो उस वजह से अमीबा क्या करेगा, सूडोफोडिया का फॉर्मेशन रोक देगा और मूवमेंट्स भी रोक देगा। कब रोकेगा, जब फूड की कमी होगी उसकी बॉडी में, या तो एडवर्स इफेक्ट कंडीशन होगा, एडवर्स कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा अमीबा के लिए, तब वो क्या करेगा, सूडोफोडिया का मूवमेंट रोक देगा फ्रेंड्स। कब रोकेगा, जब फूड की कमी होगी या एडवर्स कंडीशन होगा, एडवर्स कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा अमीबा के लिए, तब वो रोक देगा सूडोफोडिया का मूवमेंट। तो इस तरह हम लोग ने जाना सूडोफोडिया क्या होता है, सूडोफोडिया किसे कहते हैं, सूडोफोडिया का रीजन कहाँ पे होता है, सूडोफोडिया किस लिए काम आता है, और अमीबा सूडोफोडिया का फॉर्मेशन क्यों रोक देता है, क्यों, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द अमीबा। सो इट बिकम्स राउंड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो फ्रेंड्स, आप इस रीजन को आप देख सकते हो, क्या, सूडोफोडिया ये रीजन, अगर ये रीजन एकदम सर्कल बन जाता है, राउंड बन जाता है, कब, जब देयर इज अ लैक ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ अमीबा एंड देयर इज अ एडवर्स कंडीशन इन द सराउंडिंग। जब एडवर्स कंडीशन होता है सराउंडिंग में, और जब अमीबा की बॉडी में फूड कम होता है, तो क्या बन जाता है, तो सूडोफोडिया का फॉर्मेशन स्टॉप कर देता है और मूवमेंट नहीं करता है अमीबा, और क्या बन जाता है, एकदम राउंड शेप बन जाता है। आप देख सकते हो डायग्राम में, एकदम जो पहले अमीबा ऐसा था वो कैसा बन गया, एकदम राउंड शेप बन गया, एकदम सर्कल बन गया। क्यों, जब उसकी बॉडी में फूड की कमी हो, या तो एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं हो, एडवर्स कंडीशन हो, उसका अनफेवरेबल कंडीशन हो उसका क्लाइमेट में, उस वेदर में। सो फ्रेंड्स, इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब वो राउंडेड हो जाता है, कैसा हो जाता है, देखो अभी पहले कैसे भी शेप था, उससे जब एडवर्स कंडीशन होता है तो क्या होता है, वो राउंड हो जाता है, बिल्कुल सर्कल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में पहले कैसा था, अभी कैसा है, डायग्राम में देख सकते हो आप। तो पहले ऐसा था, तो अभी ऐसा बन गया, एकदम राउंड बन गया। इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, कौन, अमीबा। किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। और अनफेवरेबल कंडीशन में जब उसके पास फूड की कमी होती है तो वो राउंड शेप में बन जाता है, राउंड शेप आप देख सकते हो, और उसके आजू बाजू, उसके बाहर, राउंड शेप के बाहर आप एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देख सकते हो, किसके बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, और उससे फॉर्म्स कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सच एंसिस्टेड अमीबा। तो इसको एंसिस्टेड अमीबा बोलते हैं। किसको बोलेंगे, इस एंसिस्टेड अमीबा। जब वो राउंड शेप बना लेगा और जब उसके आगे, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे ये बन जाएगा प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिस्टेड अमीबा, और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट। तो उस अनसिस्टेड अमीबा को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे,
सिस्ट बोलेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर? जब अमीबा राउंड शेप बन जाएगा। क्यों बनेगा? जब फूड की कमी होगी या तो एडवर्स कंडीशन होगा, तब वो राउंड शेप बनेगा और अपने आगे प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्ट बोलेंगे। तो अब वो जो राउंड शेप बनाता है तो अमीबा के अंदर में क्या होता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो राउंड शेप अमीबा का, और उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो मैनी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस सिंगुलर हुआ और जो न्यूक्लियाई हुआ वो प्लूरल हुआ। मैनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन सिस्ट। अब जो सिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर अमीबा है। अमीबा एकदम राउंड शेप में है और अमीबा क्या करेगा? अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही रहेगा। सिस्ट के अंदर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेगा, चाहे वो अनफेवरेबल कंडीशन क्यों ना हो। अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेगा? सिस्ट फॉर्म करेगा और सिस्ट के अंदर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और क्या बनाएगा? मैनी न्यूक्लियाई विल फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। अब जो अपना न्यूक्लियस होता है उसको अपना डिवाइड करेगा, अमीबा डिवाइड करेगा, वैसे सैकड़ों न्यूक्लियर बनेंगे, न्यूक्लियाई बनेंगे, मतलब न्यूक्लियस बनेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। इट इज़ फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। उसके बाद जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा फिर सिस्ट के अंदर में ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगा। कौन? अमीबा। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, फिर हज़ारों न्यूक्लियस बनेंगे न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद, और क्या करेगा? फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेगा। मतलब जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है उसके बाद क्या करेगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगा। तो दे रिमेन एंसेस्टेड टिल देयर आर एडवर्स कंडीशन। वो एंसेस्टेड रहते हैं जब तक एडवर्स कंडीशन नहीं जाता है फ्रेंड्स। दे रिमेन एंसेस्टेड टिल देयर आर एडवर्स कंडीशन। तो एडवर्स कंडीशन में क्या करेगा फ्रेंड्स? अमीबा राउंड शेप हो जाएगा, राउंड शेप का उस राउंड शेप को हम बोलेंगे सिस्ट बोलेंगे। और सिस्ट के अंदर में क्या करेगा? न्यूक्लियर डिवीजन करेगा अमीबा। और जब न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन चुके होंगे, तो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगा। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो चुका होगा तो उस सिस्ट के अंदर में हज़ारों अमीबा होंगे, हज़ारों यूनिसेलुलर अमीबा होंगे उस सिस्ट के अंदर में। तो इसे हम लोग बोल देंगे मल्टीपल फ्यूजन। क्यों? जो एक अमीबा था उसने राउंड शेप बनाया, फिर उसको उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। लेकिन जो एक अमीबा था उससे क्या बने? हज़ारों अमीबा बने, मतलब बहुत सारे अमीबा बने। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हज़ारों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। तो इसी फ्यूजन को हम लोग, इसी डिवीजन को हम लोग मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इसमें बहुत सारे डॉटर अमीबा बने, तो बने कि नहीं फ्रेंड्स? डॉटर अमीबा बने, तो ये सिस्ट के अंदर में ही बने। दे रिमेन एंसेस्टेड टिल दे आर एडवर्स कंडीशन। सिस्ट, अब ये जो सिस्ट होता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, सिस्ट मतलब प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द अमीबा, जो कवर करा रहता है अमीबा को, वो ओपन्स। सिस्ट ब्रेक्स एंड ओपन्स ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जब अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाता है तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है अराउंड अमीबा वो टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे? बहुत सारे अमीबा निकलेंगे जो पहले से डिवीजन करके रखे हुए थे और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे अनफेवरेबल कंडीशन से। किससे प्रोटेक्ट किए हुए थे? अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए थे। कैसे प्रोटेक्ट किए हुए थे? सिस्ट के मदद से। सिस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसके मदद से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था, और अंदर ही सिस्ट के अंदर में ही उन्होंने क्या किया था? मल्टीपल फ्यूजन किया था। मल्टीपल फ्यूजन में क्या किया था? एक न्यूक्लियस, ये अमीबा था, उसको अपने आप को डिवाइड करके, न्यूक्लियस को डिवाइड करके, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके हज़ारों अमीबा बने सिस्ट के अंदर में ही। और जब फेवरेबल कंडीशन आ गया तो क्या हुआ? सिस्ट ब्रेक हुआ। सिस्ट मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग ब्रेक हुआ और ओपन हुआ। तो ओपन होने के बाद क्या हुआ? सिस्ट के अंदर में तो हज़ारों अमीबा थे, तो वो रिलीज हो गए एनवायरनमेंट में। ठीक है, सिस्ट ब्रेक्स एंड ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी एबुलाई आर रिलीज। फ्रेंड्स, क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब वो जो सिस्ट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो सिस्ट के अंदर में हज़ारों न्यूक्लियस थे, हज़ारों अमीबा थे, वो बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह मल्टीपल फ्यूजन होता है। तो मल्टीपल फ्यूजन आपको मालूम चल गया कौन करता है? अमीबा करता है। किस वजह से करता है? अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से करता है। जब उसके बॉडी में लैक ऑफ फूड होता है, जब फूड की कमी होती है उसके बॉडी में, तो वो कैसा स्ट्रक्चर कर लेता है? राउंड शेप कर लेता है और अपने आगे प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अपने आगे सिस्ट कर लेता है, सिस्ट स्ट्रक्चर बना लेता है और प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। और अनफेवरेबल कंडीशन के वक्त अमीबा क्या करता है? वो उस सिस्ट के अंदर में न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है। फिर न्यूक्लियस के बनाने के बाद बहुत सारा डिवीजन हो चुका है न्यूक्लियस का, फिर करता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इस तरह हज़ारों अमीबा बन गए किसके अंदर?
सिस्ट के अंदर में। अब जब फेवरेबल कंडीशन आ चुका होगा, जब अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन आ चुका होगा तो क्या होगा, सिस्ट ब्रेक हो जाएगा। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग था सिस्ट का वो ब्रेक हो जाएगा और जो अंदर में हज़ारों अमीबा थे वो बाहर एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में हज़ारों डॉटर अमीबा बनेंगे, ठीक है। लेकिन बाइनरी फ्यूजन में 2 डॉटर अमीबा बनेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन करेगा तो उससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा लेकिन हज़ारों अमीबा बनेंगे, हज़ारों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे मल्टीपल फ्यूजन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। तो अभी हम लोग आते हैं बर्डिंग। तो इसे कौन करता है फ्रेंड्स, बर्डिंग कौन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जान लेना। कौन करता है, किसको, किस फ्यूजन को कौन करता है। ये जो बर्डिंग है इसे करता है ईस्ट, YEAST, ईस्ट करता है। सो ये एक्टिविटी 2 है। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ब्रिंग द एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर फ्रॉम मार्केट। आपको बाजार जाना है, बाजार से क्या लाना है, ड्राई ईस्ट लाना है, ईस्ट का पाउडर लाना है, ड्राई ईस्ट पाउडर लाना है। टेक 50 ml लूक वार्म वाटर इन अ कॉनिकल फ्लैक्स। एक कॉनिकल फ्लैक्स लेना है, उसमें लूक वार्म वाटर डालना है, हल्का गर्म पानी डालना है। और कितना डालना है, 50 ml। आपको पहले बाजार से क्या लाना है, ड्राई ईस्ट पाउडर लाना है। फिर उसके बाद एक कॉनिकल फ्लैक्स में क्या लेना है, 50 ml लूक वार्म वाटर लेना है। फिर क्या ऐड करना है, ऐड 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर। अब जो आपने ईस्ट लाया मार्केट से उसमें से 5 ग्राम लो और 5 ग्राम लो और उसको क्या करो, कॉनिकल फ्लैक्स में डाल दो जिसमें आपने 50 ml वाटर डाला है। तो उस 50 ml वाटर में कितना ऐड करो, 5 ग्राम एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर ऐड कर दो एंड 10 ग्राम टेबल शुगर। अब उसी मिक्सचर में आप क्या करो, 10 ग्राम टेबल शुगर ऐड कर दो टू दैट वाटर एंड मिक्स वेल द मिक्सचर। तो आपने क्या ऐड किया, 50 ml वाटर ऐड किया, 5 ग्राम एक्टिव ड्राई ईस्ट ऐड किया और 10 ग्राम टेबल शुगर ऐड किया उस वाटर के मिक्सचर में। तो फ्रेंड्स मिक्स वेल द मिक्सचर। आप उसको अच्छे से घोलो। कीप द फ्लैक्स इन वार्म प्लेस। और जो फ्लैक्स है कॉनिकल फ्लैक्स उसको गर्म जगह पर रख दो। कीप द फ्लैक्स इन वार्म प्लेस एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद देखो, टेक अ ड्रॉप ऑफ दैट मिक्सचर। एक जो मिक्सचर बना उसका एक ड्रॉप लो एंड ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। और एक ग्लास स्लाइड पे उस मिक्सचर का एक ड्रॉप लो। फिर क्या करो, पुट अ कवर स्लिप, उस ड्रॉप पे एक कवर स्लिप डालो। आपने एक कवर स्लाइड लिया, उसके ऊपर ड्रॉप डाला वाटर का और उसके ऊपर कवर स्लिप डाल दो। पुट अ कवर ग्लास ऑन दैट ड्रॉप एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये भी आप जो प्रोसेस है, एक्टिविटी है, आप स्कूल के अपने साइंस लैबोरेटरी में कर सकते हैं। आप अपने साइंस टीचर को बोलो करने के लिए, बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा करने के बाद। आप बहुत अच्छे से समझेंगे भी वो बर्डिंग कैसे होता है, कैसे ईस्ट अपना बर्डिंग करता है। ईस्ट एक फंगस है जो अपना बर्डिंग कैसे करता है वो आप देख सकते हो इस एक्टिविटी में। तो फ्रेंड्स अब ये जो थ्योरी हम लोग थ्योरी समझते हैं ये कैसे होता है। सो फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलेगा, you will see the yeast cells performing what, performing budding. So friends you will see the yeast cell performing budding, that is a small bird coming out of many parent cell. तो क्या होगा, बहुत सारी ईस्ट होंगे तो ईस्ट क्या करेंगे, बर्डिंग करेंगे। बर्डिंग कैसे करेंगे, हर एक पेरेंट सेल अपना एक बर्ड निकालेगा। सो फ्रेंड्स अ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मेनी पेरेंट सेल, हर एक पेरेंट सेल से अपना वो बर्ड निकलेगा। पेरेंट सेल से क्या निकलेगा, बर्ड निकलेगा। तो फ्रेंड्स आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ये तो हम लोग पढ़े, थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बर्डिंग इन ईस्ट। जो बर्डिंग होता है वो ईस्ट में होता है और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंगस होता है। सो फ्रेंड्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बर्डिंग इन ईस्ट अ यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। अब जो देखो, जो पेरेंट सेल होता है और उससे बर्डिंग निकलता है। आप देख सकते हो डायग्राम में एक पेरेंट सेल है और उसके ऊपर एक बर्स्ट शेप देख सकते हो, बर्स्ट शेप देख सकते हो आप, रिटन उस पर टर्म भी लिखा हुआ है बर्स्ट। तो वो जो है उसे आप और बर्स्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, न्यू बर्ड बनेगा। अब जो यीस्ट के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है तो वो न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 बनेंगे, एक बर्ड के पास जाएगा, एक स्मॉल बर्ड के पास जाएगा, एक तो पेरेंट सेल के पास रहेगा। तो क्या बोलता है फ्रेंड्स, सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। आपको माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं मालूम है तो फ्रेंड्स उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उधर जाके देख सकते हो। माइटोटिक मेयोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ में आएगा ही नहीं माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है। सो फ्रेंड्स ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई। जो पेरेंट सेल होता है ईस्ट का
वो दो न्यूक्लियस बनाता है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाता है। कैसे? बाय माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से वो एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस बनाता है। एक तो अपने लिए बनाता है पेरेंट सेल, जो एक तो था ही, लेकिन एक अपने लिए बनाता है और एक डॉटर न्यूक्लियस के लिए, डॉटर न्यू बर्ड के लिए बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस ईस्ट सेल इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल। अब जो दो न्यूक्लियस बनाता है वो कौन बनाता है? पेरेंट सेल बनाता है। तो उससे हम लोग बोलेंगे पेरेंट सेल, उस ईस्ट सेल को जो दो न्यूक्लियस बनाया उसको हम बोलेंगे एक पेरेंट सेल। एक तो अपने लिए बनाया, एक जो बर्ड आया उसके लिए बनाया। सो अ स्मॉल बर्ड अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ पेरेंट सेल। तो आप देख सकते हो डायग्राम, उसमें एक पेरेंट सेल है तो उसका एक बर्ड निकला है, बर्ड एरिया देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अ स्मॉल बर्ड अपीयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के सर्फेस पे एक स्मॉल बर्ड अपीयर्स होता है, आप देख सकते हो डायग्राम में। दिस बर्ड इज एक्चुअली अ बर्ड। ये बर्ड जो है ना वो एक्चुअली एक बर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी के लिए जो पेरेंट सेल अपने न्यूक्लियस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है ताकि एक वो रख सके और एक वो बर्ड रख सकते हैं, एक बर्ड रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियस एंटर दिस वर्ड। जो न्यूक्लियस को डिवीजन किया, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाए, एक तो अपने लिए रखा और एक बर्ड के लिए छोड़ दिया। सो फ्रेंड्स, वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई एंटर्स दिस बर्ड। एक जो दोनों में से एक जो डॉटर न्यूक्लियाई होते वो एंटर करते कहाँ पे? बर्ड में एंटर करते। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, अब जब वो बर्ड का सफिशिएंट ग्रोथ हो जाता है पेरेंट सेल की वजह से, तो क्या होता है वो देखना है। आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बिकॉज ऑफ पेरेंट सेल, बर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल। जब वो ग्रोथ अच्छे से हो जाता है किसका? बर्ड का। तो जो बर्ड कहाँ पे फॉर्म हुआ था? पेरेंट सेल पे फॉर्म हुआ था। पेरेंट सेल ने क्या किया? अपना जो न्यूक्लियस था उसको डिवीजन किया दो हिस्सों में। तो दो हिस्सा बने, दो न्यूक्लियस बने, तो एक न्यूक्लियस अपने लिए रखा और एक न्यूक्लियस बर्ड को दे दिया। तो फ्रेंड्स, जब वो बर्ड अच्छे से ग्रोथ हो जाता है, जब बर्ड का अच्छे से ग्रोथ हो जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स? आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बर्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल। आफ्टर द ग्रोथ ऑफ बर्ड, द बर्ड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल। वो अपने पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है। कब? जब वो बर्ड अच्छे से ग्रोथ हो जाता है, जब अच्छे से ग्रोथ हो जाता है बर्ड का, तब वो पेरेंट सेल से डिवाइड हो जाता है एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली। और वो बर्ड क्या करता है? अपने ऊपर निर्भर हो जाता है हर एक चीज़ के लिए। सो दे स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर ईस्ट सेल। तो इस तरह से बर्डिंग के तरीके से वो ईस्ट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है? देखो, एक पेरेंट सेल, एक पेरेंट ईस्ट सेल होते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर पे एक बल्ज होता है। एक बल्ज कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एक बर्डिंग है। और बर्डिंग के लिए पेरेंट सेल क्या करता है? अपना जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीजन करता है बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। तो उस तरह से न्यूक्लियस का दो हिस्सों में डिवाइड करता है कौन? पेरेंट सेल। एक तो अपने लिए रख लेता है और दूसरा बर्डिंग के लिए छोड़ देता है। अब जब बर्डिंग में न्यूक्लियस आ जाता है तो बर्डिंग का ग्रोथ होता है। जब बर्डिंग का अच्छे तरीके से ग्रोथ हो जाता है तो बर्डिंग क्या करता है? वो सेपरेट हो जाता है। कहाँ से? पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है। फिर वो अपना ज़िंदगी देखता है, पेरेंट सेल से कोई मतलब नहीं। फिर वो जो डॉटर ईस्ट सेल बना, जो डॉटर बना, जो पेरेंट सेल से बना, उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर ईस्ट सेल बोलते हैं। अब जब डॉटर ईस्ट सेल अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा तो वो अपना ज़िंदगी देख लेगा और सेपरेट हो जाएगा पेरेंट सेल से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह ईस्ट अपना सेल डिवीजन करता है। और इसमें कितने ईस्ट बनते हैं? ईस्ट सेल कितने बनते हैं? दो सेल्स बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह बर्डिंग होता है। बर्डिंग में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एक ईस्ट होता है जिसको बर्ड शेप में एक स्ट्रक्चर मिलता है और वो स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ नहीं, एक बर्डिंग है। और बर्डिंग को न्यूक्लियस मिलता है पेरेंट सेल की वजह से। और जब बर्डिंग अच्छे से ग्रोथ हो जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह दो पेरेंट सेल बनते हैं, दो डॉटर सेल्स बनते हैं एक पेरेंट सेल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह बर्डिंग देखा हम लोग ने। बाइनरी फिजन मतलब दो डॉटर सेल्स बनेंगे। मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे। और बाइनरी फिजन कौन करता है? अमीबा करता है, पैरामीशिया करता है, यूग्लेना करता है। बाइनरी फिजन में 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल बाइनरी, ट्रांसवर्स बाइनरी और लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी। और जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं और उसे कौन करता है? अमीबा। और किस वक्त करता है? जब उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है। किस वक्त? जब उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है। अब जो बर्डिंग होता है उसे कौन करता है? उसे करता है ईस्ट करता है। ईस्ट एक फंगस है जो बर्डिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें जो ईस्ट पेरेंट सेल होता है उसको एक बल्ज शेप स्ट्रक्चर मिलता है। और बल्ज शेप स्ट्रक्चर कुछ नहीं, एक बर्ड है, एक बर्डिंग है जो पेरेंट सेल को आया है। और बर्डिंग में क्या होगा? जो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। कैसे? बाय माइटोसिस सेल डिवीजन। तो एक न्यूक्लियस तो अपने लिए रख लेगा पेरेंट सेल, और जो दूसरा न्यूक्लियस बना उसको किसको दे देगा? बर्डिंग को दे देगा। और जब बर्डिंग के पास अपना न्यूक्लियस आ जाएगा तो उसका अपना ग्रोथ होगा। जब उसका ग्रोथ अच्छे तरीके से हो जाएगा तो वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा, तो वो अपना ज़िंदगी देख लेगा और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन जब ग्रोथ से पहले वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए बर्ड के लिए कौन करता है? ईस्ट करता है, पेरेंट ईस्ट करता है। उसके लिए उसको न्यूक्लियस देता है कौन? ईस्ट देता है, पेरेंट ईस्ट देता है बर्ड को।
तो फ्रेंड्स जब उसका बर्ड का ग्रोथ हो जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह फ्रेंड्स दो ईस्ट बनते हैं, एक पेरेंट से दो ईस्ट बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम लोगों ने बर्डिंग देखा, बाइनरी फ्यूजन देखा, मल्टीपल फ्यूजन देखा, लाइफ प्रोसेस क्या है वो देखा, लाइफ प्रोसेस में कौन से फंक्शंस कौन से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है वो देखा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो, ताकि बहुत सारे पर्सनस को ये वीडियो मिल सके और बहुत सारे टर्म्स उनका क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो इस तरह हम लोग ने कंप्लीट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।